माननीय सदस्य श्री श्याम कुमार दौलत बर्वे जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय कोयला मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं कि कोयला खान में काम करने वाले मजदूर जो उनकी भविष्य निधि सीएम पीएफओ के माध्यम से निवेश किया जाता है, उसमें बहुत बड़ा घोटाला 2014-15 में हो चुका है। उसके बावजूद उनके निधि पे सीएम पीएफओ के लिए कोई भी प्रावधान किया गया नहीं है। मेरी आपके माध्यम से कोयला मंत्री को रिक्वेस्ट रहेगी कि खान मजदूर अपने खून पसीने की कमाई को आपके सीएम पीएफओ के माध्यम से इन्वेस्ट करता है और उस पर कोई भी कार्रवाई होती नहीं है, क्योंकि डीएचएफएल में निवेश उन्होंने किया था 727 करोड़ रुपए, 1300 करोड़ रुपए किया था, उसमें से 600 करोड़ रुपए उनको मिल गया और 727 करोड़ रुपए डूब गया है। उसके बाद भी कैग ने कैग के रिपोर्ट में आने के बाद भी उस पर कोई भी कार्रवाई सीएम के अधिकारियों पे हुई नहीं है। तो आपके माध्यम से मैं विनती करना चाहूंगा कि कोयला मंत्री को सीएम पीएफओ के अधिकारियों पे कार्रवाई हो और भविष्य में कोयला खदान मजदूरों को उनके भविष्य निधि के साथ में कोई भी खिलवाड़ ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, यही मांग मैं करता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रीमती प्रतिभा सुरेश धनोरकर जी। मी ज्या क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करते त्या क्षेत्रात कुठलीही विमान सेवा उपलब्ध नाही। नागपूर हे एकमेव विमानस्थळ माझ्या लोकसभा क्षेत्रापासून जवळपास 100 ते 150 किलोमीटर अंतरावर आहे। माझा मतदारसंघ तसेच विदर्भात बौद्ध विचाराचे प्रेरित अनेक अनुयायी वास्तव्यास आहे, परंतु नागपूर येथून गया येथे जाण्याकरता ज्या प्रमाणात पाहिजे त्या प्रमाणात कुठलाही सोयी सुविधा उपलब्ध नाही। त्यामुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे। या प्रश्नाच्या माध्यमातून मी आपल्याला विनंती करते की नागपूर ते गया विमान सेवा तातडीने सुरू करण्यात यावी, तसेच नागपूर ते वाराणसी विमान सेवा सुरू करण्यात येण्याची देखील मागणी मी या ठिकाणी करत आहे। कारण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नागपूर ते लाल बहादूर शास्त्री आंतरराष्ट्रीय विमानतळ वाराणसीसाठी विमानसेवा अत्यंत महत्त्वाची आहे। वाराणसी हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थस्थळ आहे। नागपूर आणि आसपासच्या भागातून अनेक भाविक वाराणसीला पर्यटनासाठी जातात, तसे तीर्थक्षेत्रासाठी जातात, पण विमानसेवा नसल्यामुळे भाविकांची मोठी दयनीय अवस्था त्या ठिकाणी होत आहे। हा मुद्दा सभागृहात याच्या आधी देखील अनेकदा उचलला गेला, पण आजपर्यंत या मुद्द्यावर कुठलाही तोडगा निघाला नाही। माझी आपणास विनंती आहे की तात्काळ ही विमानसेवा चालू करून संबंधित सगळ्या पर्यटकांना आपण न्याय द्याल। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उम्मेदा राम जी बेनीवाल। माननीय सभापति महोदया जी, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत गंभीर और संबंधित मुद्दे को सदन में उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, ये विषय राज्य सरकार का है जो आप विषय उठाना चाहते हैं यहाँ। तो राज्य सरकार संक्षिप्त में रखिए अपना बड़ा विषय। गंभीर मामला है, राज्यसभा का है, राज्य सरकार का विषय है। एक मिनट मुझे बोलने ठीक है, दें। संक्षिप्त में रखिए। गुजरात के राजकोट में हुई राजकुमार जाट की संदिग्ध नरसंग हत्या के मामले में आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जो राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के झबरकिया साहड़ा निवासी थे। गुजरात के राजकोट के छोटे पाव भाजी व्यवसायी अपने पिता रतनलाल जाट के साथ रहकर होनहार युवा राजकुमार जाट यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उसकी हत्या एवं षड्यंत्र के तहत की गई, जिसके केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज शोक और दुख में है। जानकारों के माध्यम से घटना की जानकारी के कुछ बिंदु मैं आपको बताना चाह रहा हूं। केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? अत्यंत गंभीर मामला है, अत्यंत गंभीर मामला है। 2 मार्च मैं ये कह रही हूं, आप बोलिए, लेकिन केंद्र सरकार से क्या चाहते हैं? के साथ में मंदिर जा रहा था। वो गोंडल के पूर्व विधायक के बंगले के पास कुछ लोगों ने जबरन रोककर बंगले के अंदर ले गए और 10-15 लोगों ने राजकुमार के साथ बेरहमी से मारपीट की। 3 मार्च को राजकुमार कमरे से सोने चला गया, लेकिन अगली सुबह वो लापता था। उसके पिता स्थानीय पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली। 4 मार्च को 2025 को राजकुमार का शव गोंडल से 55 किलोमीटर दूर कुपवाड़ा के एक सड़क पर मिला।
पुलिस ने इसको हिट एंड रन का मामला बताकर शव को राजकोट के सिविल अस्पताल में भेज दिया, लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद भी उसके पिता को घटना की सूचना नहीं दी गई। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि ये अति संवेदनशील मामला है, माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के गृह राज्य की घटना है। आप गुजरात सरकार के निर्देशित कर इस घटना गंभीर मामले की जांच सीबीआई से करवाने की अनुशंसा मंगवाए, ताकि मामला निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। हरीश चंद्र मीणा जी। मैडम कैमरा तो चलाइए। आ रहा है आपके पास कैमरा आ रहा है। आदरणीय मेघवाल साहब, जरा ध्यान से सुने, मैं जनहित का मुद्दा उठा रहा हूं। धन्यवाद मैडम, जो आपने मुझे राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन के विषय में बोलने का मौका दिया। मैडम, खान विभाग का कमेटी का मैं लोकसभा की कमेटी का सदस्य भी हूं, उस सदस्य होने के नाते और राजस्थान का निवासी होने के नाते मैं जनहित का मुद्दा उठा रहा हूं। माननीय सदस्य, लेकिन ये भी राज्य सरकार का विषय है। खनन माइंस मतलब कमेटी का सदस्य। मैडम, मैं इस कमेटी का सदस्य हूँ। आप रखिए केंद्र सरकार से नहीं केंद्र सरकार का विषय मैडम। अरे आप रखिए ना, रखिए। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं आज अपने राज्य राजस्थान में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध खनन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। राजस्थान में प्राकृतिक रूप से 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें से 57 का व्यावसायिक रूप से खनन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक खनन पट्टे राजस्थान में है। हालांकि वहां अवैध खनन की खबर भी निरंतर आती रहती है। मैडम, सीएजी की रिपोर्ट 2022 के मुताबिक, माननीय सदस्य संक्षेप में रखिए अपना विषय प्लीज। ये कहा गया है कि पिछले वर्षों के राजस्थान में पिछले वर्षों के मुताबिक उससे 170 गुना ज्यादा अवैध खनन हुआ है। सीएजी की रिपोर्ट है, ये सीएजी की रिपोर्ट है। श्री के.ई. प्रकाश जी। मैडम, सरकार आपके साथ। मैडम, खान विभाग ने मैडम क्या करते हैं? खान विभाग ने अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 50,000 मुकदमे दर्ज किए हैं। 50,000 मुकदमे दर्ज किए। कंप्लीट करिए माननीय सदस्य। चाहता हूँ मैडम। माननीय सदस्य श्री के.ई. प्रकाश जी। माननीय सदस्य कहाँ है नहीं क्या ये वाले? अच्छा जी, करिए ना, कंप्लीट तो करिए। आप कर कहाँ रहे हैं? आप जल्दी बोलिए। मैडम, मेरा आपसे अनुरोध ये है कि हमारा युवा भ्रमित हो रहा है, नौकरी के अभाव में अवैध खनन में जा रहा है। अपराध मेरा विषय है ना। मेरे क्षेत्र में राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बनास बहती है। आप रखिए। रमन सिंह जी। बहुत बढ़िया। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान प्रयागराज के औद्योगिक क्षेत्र नैनी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जो कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बसाया था और तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने उसको बसाया था, जहां मशीनों की घनघनाहट से पूरा औद्योगिक क्षेत्र गुंजायमान रहता था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आईटीआई में 5,000 लोग कार्यरत थे, बीपीसीएल में 600 कर्मचारी, टीएसएल में 1500 कर्मचारी, हिंदुस्तान केबल में 900 कर्मचारी कार्यरत थे। प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रेमंड सिंथेटिक्स में 4,000 कर्मचारी, यूनिवर्सल टायर में 400 कर्मचारी, डेज मेडिकल में 450 कर्मचारी, टीडब्ल्यू में 600 कर्मचारी और जीईसी में 700 नियमित कर्मचारी और स्वदेशी कॉटन मिल में 2200 कर्मचारी कार्यरत थे। आज सारी की सारी कंपनियां बंद पड़ी हुई हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि 16,000 नियमित कर्मचारी थे परोक्ष रूप से और 6,000 मजदूर कार्यरत थे। देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, इतनी महिमा और गुणगान किया गया प्रयागराज का, लेकिन नैनी औद्योगिक क्षेत्र की ओर जहां देश के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था इसके पुनरुद्धार के लिए, लेकिन आज सारी की सारी कंपनियां जिनका मैंने नाम लिया है
आज वहां पर सीआर बोल रहे हैं, सारी कंपनियां बंद हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, अपील करूंगा कि नैनी औद्योगिक क्षेत्र को चलाने की ओर ध्यान दे, और सरकार से कहूंगा अगर ये नैनी औद्योगिक क्षेत्र चल गया तो पूरे प्रयागराज की जो समस्या है, जो हमारी समस्या है नौकरी की, वो दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। डॉक्टर मोहम्मद जावेद जी। हाँ, शुक्रिया मैम। महानंदा बेसिन के लिए मैं रिक्वेस्ट करने के लिए खड़ा हूँ। ये मसला मैंने कई मर्तबा उठाया। हर साल हमारे हजारों एकड़ जमीन बर्बाद हो जाते हैं, घरें बर्बाद हो जाती, गांव बह जाते हैं। मेरी आपके माध्यम से आग्रह, खास करके महानंदा, कनकई, मेची, डॉक, परमान नदी के किनारे तटबंध होना चाहिए। और मैंने रिक्वेस्ट किया था कि फ्लो जहां तक है, फ्लो के 10 मीटर के अंदर अंदर तक ज्यादा जमीन ना लेते हुए, क्योंकि वहां जमीन की किल्लत है मैम, 10 मीटर के दूर तक आप कंक्रीट वॉल बनवाएं या नहीं तो बोल्डर पिचिंग कराएं। और एनुअल ड्रेजिंग जरूरी है, नहीं तो वो बहाव ज्यादा हो जाता है तो वो ओवर स्पिल कर जाएगा और लेक्स बनेंगे, जिसके वजह से नुकसान होगा। इसके अलावा मैम, जो ये सीमांचल फ्लड टास्क फोर्स बनाना जरूरी है, क्योंकि ये लगभग 3 से 4 करोड़ लोगों को इफेक्ट करता है मैम। और वाटर क्राइसिस हेल्पलाइन होना चाहिए। और दूसरा ये है कि जो एनएमजी से रोक है, खास करके एमयू जमीन, उसको क्लियर करना चाहिए मैम। मनसुख भाई, थैंक यू जी भाई जी। वेरी गुड। है नहीं क्या? नहीं। माननीय सदस्य नामदेव किरसान जी। सभापति महोदया, मनरेगा का श्रमिकों को जो पेमेंट है, उनका मजदूरी मेरे संसदीय क्षेत्र में गढ़चिरौली चिमूर में अभी तक मिला नहीं। 4-4, 6-6 महीना हो गया उन्होंने मजदूरी की, लेकिन अभी तक उनका पेमेंट या भुगतान हुआ नहीं। सरकार को चालू वित्त वर्ष में मनरेगा श्रमिकों के लिए राज्यों को 6,434 करोड़ रुपए बकाया भी है। वह बकाया 6,434 करोड़ रुपया ये केंद्र सरकार राज्यों को दे और जल्द से जल्द इस मनरेगा में एमआरईएस में जिन श्रमिकों ने काम किया है उनका भुगतान जल्द से जल्द करे। उसी तरह किसानों ने खेतों में एक कुआं खोदे इस योजना के अंतर्गत, उसके भी पैसे अभी तक मिले नहीं है, उसका भी पैसा भुगतान जल्द से जल्द किए करना चाहिए। और वो केंद्र सरकार राज्यों को अगर ये रकम देगी तो उसका पेमेंट होगा। तो मेरी मांग यही है कि ये करे। और जिस तरह से 100 दिन का उनको रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 दिन औसताना मिलता है, तो पूरे 100 दिन का उनको रोजगार मिले, यही मेरी मांग है। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ब्रजेंद्र सिंह ओला जी। सभापति महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पंजाब में सतलुज और उसकी सहायक नदियों में बहुत ही प्रदूषित और शहरों का अपशिष्ट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है, और ये नहरें राजस्थान में आती हैं। इंदिरा गांधी नहर, गंग कैनाल और सर हिंद फीडर। सभापति महोदय, इन हमारे राजस्थान में लगभग 13 जिलों में इन नहरों का से पीने का पानी भी पहुंचता है। हम राजस्थान सरकार, जब हमारी सरकार थी, हम एनजीटी में गए और एनजीटी ने ऑर्डर आदेश पारित किया कि ये प्रदूषित पानी प्रदूषण कम किया जाए। एक लुधियाना से बुड्ढा नाला निकलता है, जिसको पहले बुड्ढा दरिया बोलते थे, उससे सारा लुधियाना के फैक्ट्रियों का और जो भी सीवरेज का पानी इस सतलुज इनके माध्यम से हरीके बैराज से राजस्थान में आता है, और उससे हजारों लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं। एक ट्रेन जो आती है पंजाब से और हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ से, उसको कहते ही कैंसर स्पेशल ट्रेन कहते हैं।
तो मेरा आपके माध्यम से यह आग्रह है कि 650 करोड़ रुपए इसके लिए मंजूर भी हो चुके हैं और इन नदियों में जो प्रदूषित अपशिष्ट आता है शहरों का और औद्योगिक इकाइयों का, उसको रोक के इस पानी को शुद्ध करके और राजस्थान की नहरों में प्रवाहित किया जाए, जिससे लोग बीमारी से ग्रसित नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। माननीय सदस्य श्री बलवंत बसवंत वानखेड़े जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। कैमरा घुमाओ। महाबोधि विहार के लिए मुक्ति के आंदोलन के लिए काफी दिनों से आंदोलन चल रहा है अध्यक्ष महोदय। बौद्ध समाज महाबोधि महाविहार के बुद्ध गया की मुक्ति के लिए बड़ा कदम उठाया उन्होंने। इसमें से बीटी एक्ट 1949 को रद्द करने और महाबोधि महाविहार का प्रबंधन बौद्ध समुदाय के हाथों में सौंपना, ये उनकी मांग है अध्यक्ष महोदय। मेरी मांग यह है कि बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 खत्म हो, बीटीएमसी के सभी मेंबर बौद्ध हो और अनशन पर बैठे हैं जो भिक्षु है उन पर जो अन्याय हो रहा है वो काफी उन पर का अन्याय रोका जाए। और अध्यक्ष महोदय, मंदिर मस्जिद गुरुद्वार उनके ताबे में, उनके धर्मगुरु के ताबे में है, तो फिर बुद्ध गया बोधि महाविहार बुद्ध के ताबे में क्यों नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं तुम्हारे माध्यम से यही सरकार से विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार इसमें ध्यान दे और जल्द से जल्द कदम उठाए और बोधि महाविहार बुद्ध के हाथों में सौंपा जाए। माननीय सदस्य श्री श्रेयस एम पटेल जी। मैडम माइक। हाँ, इधर चालो। Thank you, Honorable Speaker, Madam. I need to highlight pressing issues in my constituency which need urgent attention from the Forest Department about the human and animal conflict, Madam. In just 1 month, 4 people have lost their lives in Harelli, Bikodu Hobli due to elephant attacks. The situation is out of control in Beluru, Sakleshpur and Alur taluks. Families are grieving, farmers are scared and the livelihoods are at risk, Madam. In past 25 years, around 82 lives have been lost. Farmers are no more they are growing paddies. The coffee plantation has been destroyed. The workers have lost their wages due to fear of their lives, Madam. The elephant population is now around 80 in my region. Removing them from one place to is the only temporary relief, Madam. We need a permanent solution. I urge the ministry through you, Madam, to create a dedicated elephant corridor grant for Sakleshpur and Belur taluks, creating ideal habitat to the elephants that they won't enter the villages again, Madam. The most importantly, I request a dedicated fund under NDRF for Hassan district to compensate the families who affected died from the elephant attacks, Madam. This is a crisis. The people of Hassan are tired of living in the fear. We request to action to, Madam. This is my humble request. Kindly take the attention from the Forest Department, Madam. Thank you, Madam. So, the online gaming addiction is become a big issue across the country. We are all agree in this. So there are rising number of suicide because of online gambling. Tamil Nadu alone, there are around 48 people have died because of the online gambling addiction and suicide. Some of them are 13-year, 14-year-old boys. 2 days before, 17-year-old boy has committed suicide. So Tamil Nadu government understands the gravity of the situation, passed the bill unanimously in the Tamil Nadu Assembly to ban the online gambling. But the issue is the internet space is not restricted, has no boundaries. If you cannot restrict within Tamil Nadu, the advertisements are free flow. Unless until union government take a decision to ban, it's very difficult. Issue is very serious. I would like to ask Honorable Minister through you, sir, how is the government making a regulatory or legal distinction between game of skill and game of chance? Yes. So my issue is state has already taken a very decisive steps. Despite that, still suicides are continuing. So I understand that, as you said, this issue is very complex. It's not that easy to bring anything is very
fast. But I also shocked to see your answer that you said regarding the suicide, you are blaming NCRP, there is no data. This government is known for no data government, but at least I request you to have a very proper, forming a committee or something to access the data across all the state regarding the suicide and its impact. Since you are not able to have a distinction, till the time government does not bring a law, why don't it not ban online games and apps in eternity? That's what my question. Thank you. As pointed out, there has been a massive increase in the number of online gaming users, especially students and youngsters across the country. This has led to the deep psychological impact on their physical and mental health, even leading to criminal activities like murder. Sir, my question to Honorable Minister is whether online video games have become a hunting ground for online drug cartels. If so, details thereof. And what steps are being taken to prevent violent interactive online games and its total ban in the country? Thank you, sir. Speaker, sir. Why the 4 astronauts elected chosen for India's ambitious human spaceflight mission, Gaganyaan, are kept away from public eye and show only once on February 27th, 2024, while other nations are allowing their astronauts to inspire their children and aspirants by narrating their experiences. Why this India keeping the chosen for 4 behind the wall? Why is India keeping the chosen our behind the wall? What is the latest update on Gaganyaan mission? Thank you, sir. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने चंद्रयान मिशन की सफलता से स्पेस एजुकेशन को किस प्रकार प्रोत्साहन प्रदान करने की योजना बनाई है, विशेषकर महाराष्ट्र में जो कि देश का एक प्रमुख एजुकेशन हब है। धन्यवाद। माननीय श्री विजय कुमार जी। Honorable Speaker, I rise to emphasize the urgent need for decent job opportunities for our youth. The unemployment crisis is deepening, with millions of young Indians struggling to find meaningful employment. Due to the advancement of technology, machines replacing human jobs, the unemployment rate is increasing rapidly. In my constituency, Kanyakumari, lakhs of youths are still unemployed, forcing them to search for jobs abroad. This brain drain is a loss for our nation. According to the Center for Monitoring Indian Economy, the unemployment rate in India has risen to 8.1% in 2022, with over 30 million youth actively seeking jobs. The International Labour Organization estimates that Indian youth unemployment rate is expected to rise by 10.4% by 2025. I urge the government to increase investments in education and skill development programs, implement policies promoting job creations and entrepreneurship, and provide incentives for businesses to hire and train young people. We owe to our youth to provide them with opportunity for a bright future. Thank you. माननीय सदस्य श्री राजमोहन उन्नीथन जी। Thank you very much, Madam. The Kasaragod Lok Sabha constituency features a long coastal belt that stretches from Manjeshwaram to Matur. Several development projects, including proposal for fishing harbours at Chervatur, Madakara and Ajanur, have been pending approval from the Union Government for a significant period. Other outstanding projects include dredging of Chervatur Fishing Harbour, development of a modern integrated fish landing centre at Chervatur and Nileshwar, construction of Ajanur Fishing Harbour, upgradation of Manjeshwar Fishing Harbour. Recently, the construction of a 600-meter long embankment at Padayangadi has been halted, leading to landslides at Chutat, Palakot estuary. To address these issues, a causeway connecting both sides of the estuary has been proposed as a protective measure, as canoes hitting the sandbank have resulted in fishermen losing their lives. Madam, additionally, a project costing
rupees 28.60 crore to construct 2 jetties at Palakot Chutar has also faced delays. Nowadays, the Kerala community is calling for an immediate halt to sand mining along the Kerala coast due to its detrimental impact on fish resources in the sea. There are also concerns about black sand mining, which is damaging the coastal environment. The community urges the central government to conduct a study on the decline of fish resources and take the necessary action to address this issue. This situation poses a significant challenge for coastal residents. Madam, I urge upon the government of India to expedite the approval and implementation of these projects submitted by the state government and to allocate sufficient funds for their execution. Thank you very much. माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार जी। कैमरा सेट का चालू चालू माइक चालू ఇక్కడ వచ్చింది Okay, start. Honorable Madam, I humbly bring to your kind notice through your honor to Government of India for inclusion of Veerashaiva Lingayat of Telangana State in the Central OBC list. Veerashaiva Lingayat living in the state, Telangana State, are socially, educationally as well as economically most backward, and most of the people hardly have good proper education, who are unable to pursue any further higher studies. Considering these pitiable conditions and their social backwardness, erstwhile AP state government included Veerashaiva Lingayat in the state OBC list during the year 2009. National Commission of OBC has included 54 castes throughout the country which are pending for cabinet approval for the long period. After formation of Telangana state, the government has adopted existing list of backward classes and issued GO in the year 2015, and in which Veerashaiva Lingayat are in the state OBC list. Therefore, thereafter, the government of Telangana has requested the National Commission for Backward Classes for inclusion of Veerashaiva Lingayat along with other communities in the central OBC list in the year 2016. Honorable Madam, the above issue is pending for the past 15 years, and Veerashaiva Lingayat community and others who are already in the state OBC list are suffering a lot and unable to get the benefit of the OBC, which is directly affecting their education as well as economically, which is very much necessary for them. Therefore, my humble submission to the Government of India to do the needful, as it would benefit lakhs of Lingayat community peoples and help them to meet the growing standard of education as well as their living needs. Finally, my submission is to include Veerashaiva Lingayat in Telangana in OBC list as early as possible. Thank you for giving me the opportunity. माननीय सदस्य श्री एडवोकेट अदूर प्रकाश जी। Thank you, Madam. I would like to draw the attention of the House towards the issue being faced by thousands of landowners who handed over their properties for Vinyam Navaikulam Outer Ring Road project in Kerala. The inordinate delay in the execution of this project is causing great difficulties for landowners whose property and land earmarked for the construction of this road. The landowners who voluntarily handed over the documents before 2 years are still waiting for compensation. Around 6,500 landowners are suffering as they are unable to meet their emergency financial needs, including purchase of new property, marriage and education of children, etc. They are agitating over the delay in disbursement of compensation. It is also understood that the land value fixed by Kala is very meager as compared to the prevailing market value in area concerned. The landowners are also concerned over the terms and compensation and are demanding replacement value for their properties. So the
environment clearance for the project is also not yet received. I request the government to take immediate measures for necessary clearance and for distribution of compensation and the early execution of this project. Thank you.